एस अकेडमी। हाय फ्रेंड्स, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कि विशेषण के भेद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने विशेषण देखा, दूसरे वाले वीडियो में हमने विशेष्य देखा। अब हमें देखना है विशेषण के भेद। अब विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है विशेषण के भेद में, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार विशेषण के 4 भेद हैं और एक एक भेद को लेकर हम पूरी तरह से उस भेद को जान लेंगे और उसके कुछ उदाहरणों के साथ में उसको समझ भी लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला भेद गुणवाचक विशेषण हम देख रहे हैं और गुणवाचक विशेषण की परिभाषा यहाँ पर हमने लिख कर रखी है। देखिएगा, ये परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, दशा, आकार, स्वाद आदि की विशेषता बताएं वह गुणवाचक विशेषण है। अब हमें देखना है कि क्या होते हैं गुण, क्या होते हैं रंग, क्या होती है दशा, क्या होती है आकार और क्या होता है स्वाद, देखेंगे हम। देखिए, परिभाषा को समझने के लिए हमने यह ऐसे शब्द लिए हैं, क्योंकि गुण क्या होते हैं समझने के लिए कि इस प्रकार अच्छा, बुरा, कंजूस, कपटी वगैरह ये सब व्यक्ति के गुण हैं, जिसमें दोष और गुण ये दोनों भी एक ही में आता है। रंग है तो रंग में लाल, गुलाबी, पीला, नीला आदि। दशा है तो कमजोर, हल्का, रोगी, पुराना, नया, ये सब दशाएं हैं। आकार है तो हम कहेंगे कि गोल, चौकोर, टेढ़ा या तिरछा, सीधा वगैरह आदि। स्वाद में कहेंगे कि खट्टा, मीठा, कड़वा और तीखा, फीका और नमकीन। इस प्रकार से अलग अलग और सभी स्वाद आपको पता है। इसलिए जो शब्द पता है वो शब्द फिर से यहाँ पर इसलिए लिख के दिए हैं कि उन शब्दों को हमने अलग अलग विभाजन किया है इन नामों के अनुसार। जैसे कि ये संगुण, रंग, दशा, आकार और स्वाद, इस प्रकार के नाम के अनुसार उसको अलग किया है। अब हमें आगे देखना है कि कुछ उदाहरण लेंगे, तब कहीं जाकर हमें समझ में आएगा कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे। ये सब गुण हैं कि अच्छे बुरे भी गुण हैं। ये रंग, दशा, आकार, स्वाद ये सब गुणवाचक विशेषण में आता है। वाचक विशेषण हम किसे कहते हैं कि जिसमें रंग, दशा, अवस्था, जो भी ऐसे शब्द है जिसके बारे में वहाँ पर हमें मतलब वो शब्द हमें दिखाई देते हैं, तब हमें समझना है कि वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि राजू कंजूस लड़का है। राजू कंजूस लड़का है तो राजू कैसा लड़का है? कंजूस। राजू कैसा लड़का है? कंजूस। तो कंजूस क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कंजूस क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कौवा काला है। कौवा कैसा है? काला। तो काला क्या है? उसका कौवे का गुण हो गया, तो वो हुआ गुणवाचक विशेषण। यानी कि वो रंग बताया है तो रंग किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। यहाँ पे है ना रंग। कंजूस यह एक गुण है ना, तो फिर ये भी गुणवाचक विशेषण में आया। तो गेंद गोल है तो गेंद की आकार बताइए, तो गेंद की आकार कैसे? गोल है, तो फिर ये कैसे हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ। फरसान नमकीन है तो फरसान खाने में कैसा लग रहा है उसका स्वाद? कि नमकीन स्वाद है उसका, इसलिए यह नमकीन शब्द जो है वह गुणवाचक विशेषण है। किसके लिए आया है? फरसान के लिए आया है। ये शब्द गेंद के लिए, ये शब्द कौवे के लिए और ये राजू के लिए। इस प्रकार से दोस्तों गुणवाचक विशेषण बहुत ही आसान है समझने के लिए। आप थोड़ा सा ध्यान देकर सुनेंगे और देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरा वाला, यह है संख्यावाचक विशेषण और इसकी परिभाषा क्या है कि संख्यावाचक इस शब्द से ही हमें समझ में आता है कि वह विशेषण संख्या वाला होगा, अर्थात संख्या दर्शाने वाला, संख्या का बोध करने वाला। कि संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, हम परिभाषा वैसे ही लिखी है। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध कराए वह संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण है ऐसा कहा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं, ऐसा कहने पर क्या संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है? नहीं। कुछ का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता कि कितने लोग खड़े हैं, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हाँ, संख्या बताई तो हम अनुमान लगा सकते कि हाँ सच में इतने लोग हैं वहाँ पर। तो
उसके आधार पर अब उस भेद बनते हैं। इसके आधार पर दो भेद कौन से, पहला है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं कि जिसमें निश्चित ऐसी संख्या बताई गई है कि 30, 20 या फिर 2 केले कहा तो फिर केले कितने हैं तो 2, उनकी संख्या कितनी है 2, इस प्रकार की निश्चित संख्या बताना। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का अर्थ होता है कि हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी वस्तुएं हैं या फिर कितने आदमी खड़े हैं। तो हमने कहा कि कुछ लोग खड़े हैं तो इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो ये अनिश्चित में जाता है। अब इसकी हम परिभाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ही समझने में आसान है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पहले कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिएगा, उदाहरण है, पहला है कि दूसरा लेंगे। अब इसमें है बाहर 4 कुत्ते हैं। कितने कुत्ते हैं बाहर, 4। कुत्तों की संख्या कितनी है, 4 है। 4 क्या है, संख्यावाचक विशेषण, लेकिन कौन सा, निश्चित संख्या बताई गई है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण 4 है। 4 यह शब्द क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। और कुत्ता यह जो है यह संज्ञा में आता है, ठीक है। तो 4 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। दूसरा हम उदाहरण लेंगे, राजू ने कितने केले खाए हैं, 6 केले खाए हैं। तो केले कितने खाए, केले, यह केला जो है यह संज्ञा है और उनकी संख्या कितनी है, 6 है, 6। तो संख्या तो पता चली, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण 6 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और केले यह संज्ञा है। अब देखिए तीसरा उदाहरण है, लड़की ने 2 पुस्तकें उठाए। तो कितने पुस्तकें उठाए उसने, 2, संख्या निश्चित हो गई। पुस्तकों की संख्या कितनी है उसके पास, यानी कि उठाई हुई पुस्तकों की संख्या हुई 2। तो 2 क्या है, 2 है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि निश्चित हमें पता चला, अर्थात ये जो पुस्तकें हैं यह संज्ञा है और संज्ञा की जो संख्या है उस संख्या का निश्चित हमें बोध हुआ यहाँ पर। तो संज्ञा का निश्चित बोध यहाँ पर हुआ कि ये संज्ञा कितनी है, 2 है, अर्थात ये पुस्तकें कितने हैं, 2 है, इसलिए 2 यह शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाता है। अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया गया या फिर निश्चित ऐसी संख्या का बोध नहीं किया गया, तो ऐसा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि राजू ने क्या किया कि केले खाए, केला क्या है, संज्ञा है, खाए, लेकिन कितने खाए पता नहीं, कुछ है, कुछ, तो कुछ यह जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला गया क्योंकि इस संज्ञा की संख्या का निश्चित बोध नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण है कि सड़क पर बहुत लोग खड़े हैं। लोग खड़े हैं, लोग क्या है, संज्ञा, और बहुत पता नहीं कितने हैं, तो बहुत मतलब पता नहीं, अब इसकी संख्या हम नहीं बता सकते निश्चित से। तो जो विशेषण लोगों के लिए विशेषण है, लोग कितने हैं, बहुत है, तो लोगों के लिए विशेषण है बहुत, तो बहुत यानी कि निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है। तो बहुत यह शब्द है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए हम यहाँ पर विशेषण का अध्ययन कर रहे हैं और विषय में परिमाणवाचक विशेषण, यह विशेषण का तीसरा भेद है और तीसरा भेद की यह परिभाषा यहाँ पर लिख कर रखी है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के नाप, तोल, माप का बोध कराए वह शब्द है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए यहाँ पर उसका कुछ उसके कुछ उदाहरण लेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको कुछ अवगत कराना चाहते हैं। जैसे कि नाप कि कपड़े का नाप लिया जाता है, वो मीटर वगैरह, इसमें यह परिमाण है उसका मीटर में कपड़े का, और उसको नापा जाता है कितना मीटर कपड़ा है, तो 2 मीटर 3 मीटर ऐसे नापते हैं। तौल, तराजू पर तौला जाता है, जैसे कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो इस प्रकार से ये तौल। माप यानी कि लीटर वाला 2 लीटर वाला, वो दूध वाले के पास से दूध लेते हैं तो दूध वाला माप में दूध डालकर 1 लीटर दूध या 2 लीटर दूध इस प्रकार से उसे गिनता है। तो वह जो माप एक परिमाण है और वह है कुछ ऐसे
तरल पदार्थों के लिए, तरल यानी कि द्रव पदार्थ, जैसे कि दूध है, पानी है, तो 1 लीटर पानी 1 लीटर दूध, ये जो माप होता है उसका 1 लीटर का, 2 लीटर का, आधे लीटर का वगैरह, तो ये माप है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे भी संदिग्ध है कि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं और दूसरा है 4 किलो गेहूं से आपको पता चलेगा कि गेहूं का परिमाण किलो है और गेहूं कितने हैं, तो 4 किलो है। तो 4 किलो क्या हुआ, यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। और कुछ गेहूं रखे हैं, तो गेहूं इस संज्ञा की विशेषता है कि वह कुछ है, तो कुछ से हमें पता चलता है कि कुछ यानी कि कितने गेहूं है। गेहूं को क्या हम एक एक ऐसा उसका जो दाना है उसको हम गिन सकते हैं? नहीं, गेहूं का परिमाण क्या है, किलो में होता है ना। तो उसके यह परिमाण तौलने वाले परिमाण हैं, वो किलो वगैरह इस प्रकार से तौलने वाले परिमाण में गेहूं का परिमाण निकाला जाता है। लेकिन कुछ ऐसा कहा तो हम निश्चित उसकी संख्या यानी कि परिमाण वाली संख्या नहीं बता सकते कि कितने हैं। तो कुछ से हमें पता चलता है कि परिमाणवाचक संख्या के भी 2 भेद निकलते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे कि इसके 2 भेदों के बारे में। तो पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसका भेद, इसके उदाहरण कैसे होंगे, तो पहला, तो गेहूं कितने हैं, 4 किलो है। गेहूं का परिमाण क्या हुआ, तो किलो में है वो उसका परिमाण, तो कितना परिमाण हुआ, तो 4 किलो। तो गेहूं की विशेषता क्या हुई, वे 4 किलो है। तो 4 किलो यह परिमाण है और यह परिमाणवाचक संख्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है, संख्या दी गई है 4, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा एक उदाहरण हम ऐसे ही लें, तरल पदार्थ है दूध, है ना, द्रव वाला पदार्थ। तो दूध का परिमाण है लीटर में होता है, और लीटर, तो दूध लीटर है, कितना लीटर है, तो 5 लीटर है, यानी कि निश्चित हमें संख्या मिली है 5 लीटर। तो 5 लीटर यह क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन कौन सा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो अब दूसरा हम भेद देखेंगे कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और उसका पहला उदाहरण है केले रखे हैं। केला संज्ञा है, केले रखे हैं, लेकिन कितने रखे हैं, कुछ से पता नहीं चलता कि क्या संख्या है इसकी, है ना। केले का परिमाण क्या है, केले जैसे वस्तुओं का परिमाण होता है डजन में, है ना। तो ये कैसे होते हैं, तो ऐसे गिने जाते हैं, तो गिन कर डजन से लिए जाते हैं। तो कितने डजन है पता नहीं है, तो कुछ है, तो कुछ का मतलब होता है कि वो निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और वाला उदाहरण लेंगे हम कि चाय में थोड़ी चीनी डाली है। चाय में चीनी डाली है, चीनी क्या है, चीनी एक वस्तु है ना, खाने वाला पदार्थ है ना। तो वो जो चीनी है, चीनी कितने डाली है, तो चीनी कितनी है, चीनी की विशेषता क्या है कि थोड़ी, लेकिन कितनी है पता नहीं, निश्चित नहीं है ना। तो थोड़ी का मतलब होता है कि अनिश्चित। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और यहाँ पर भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो देखिएगा यहाँ पर सर्वनाम विशेषण का यह चौथा भेद है, और वह है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा यहाँ पर लिखी है हमने, और वह कहती है कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा एवं पहले लगकर उस संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है, तब वह जो सर्वनाम शब्द है वह विशेषण कहलाता है। एक ही उदाहरण लेंगे आपको समझने के लिए कि वह लड़की क्या कर रही है। तो यह जो लड़की है, यहाँ पर यह संज्ञा है, और यह लड़की जो है, वह लड़की, वह यह सर्वनाम है, यह संज्ञा है, और यह सर्वनाम है। तो इस संज्ञा के पहले यह सर्वनाम शब्द लगकर इस संज्ञा की विशेषता यहाँ पे बताइए कि वह लड़की, है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, वह लड़की, तो लड़की यह संज्ञा है और वह यह सर्वनाम है। तो लड़की के लिए यह विशेषण है। यहाँ पर अब यह सर्वनाम का काम नहीं करेगा, जबकि विशेषण का काम करेगा कि लड़की, वह लड़की, वह लड़का पढ़ रहा है। यह जो लड़का है क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन वह
अब लड़का पढ़ रहा है ऐसा लिखा होता तो लड़का यहाँ पर वर्ग जो क्या कर रहा है, काम जो क्या कर रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन लड़का भी है और वह सर्वनाम भी लगाया गया है। वह पढ़ रहा है ऐसा होता तो भी समझ सकते हैं कि कोई तो भी व्यक्ति है और वो पढ़ रहा है। लेकिन वह लड़का पढ़ रहा है तो इस लड़के के लिए वह ये जो है विशेषण हुआ है, तो वह विशेषण हुआ। तो कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण लड़के के लिए आया है वह। सार्वनामिक विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं, जैसे कि देखिए, कौन ऐसा कहा, या फिर क्या, या फिर क्यों, है ना। ऐसे जब शब्द आते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और कुछ शब्द आते हैं जैसे कि वह, वे, वह निश्चित, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। निश्चित हुआ वह वे, लेकिन कौन क्यों से हमें पता नहीं चलता कौन है, तो इसलिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा जैसे कि कोई और क्या, ऐसे कुछ शब्द आए तो हम कहेंगे यह अनिश्चित है, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी आए थे या फिर कोई आदमी आया था, क्या बात है ना। तो बात के लिए यह क्या शब्द लगाया, तो क्या, कोई, यह अनिश्चित है। इससे हमें कुछ समझ में नहीं आता कि किसके बारे में चल रहा है। कोई व्यक्ति यानी कि कौन है पता नहीं, कौन सा तो भी व्यक्ति है लेकिन उसके बारे में निश्चित पता नहीं है, इसलिए कोई, क्या, यह अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। वह वे निश्चित सार्वनामिक विशेषण। कौन क्यों प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और चौथा है संबंधवाचक, यह वह जहाँ तहाँ। हम बताएंगे एक उदाहरण, जैसे कि यह लड़का और वह लड़की आपस में बात कर रहे थे। यह वह, जहाँ आप होते हैं तहाँ सबकी नज़रें आप पर ही होती है। तो जहाँ तहाँ, जो वो, जो आपसे टकराएगा वो निश्चित परेशानी में रहेगा। इसलिए जो वो, जहाँ तहाँ, यह वह, या फिर जो, इस प्रकार से ये जो है ये संबंधवाचक है ना, संबंधवाचक, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। चारों भेदों को हमने अभी देखा है, तो इसके कोई अन्य उदाहरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे ही आप समझ जाएंगे। और इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण भी नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं और विशेषण पूरी तरह से हमने आपको समझा दिया है, विशेषण के भेदों को भी, और हम आपसे विदा लेते हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं, हमारे इस विशेषण वाले कार्य को या विशेषण के भेद के अध्ययन को हम यहाँ पर पूर्ण विराम देते हैं और विदा लेते हैं। धन्यवाद।